AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो ISAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 5 की। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आपको 4 लेक्चर मैं पहले ही आपको अपलोड कर चुका हूँ, आप इसको देख चुके होंगे। साथियों देखिएगा, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको इसको जैसे पढ़ना मैं बता दे रहा हूँ। आप क्या करिए, पूरा अपना जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो सॉल्व करिए। आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, उसके साथ ही यदि आप मल्टीटास्किंग में इंटरेस्टेड होते हो ना, जैसे आप हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं, वो खाना बनाते समय या फिर कुछ और एक्टिविटी करते समय वो ईयरफोन लगा सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, आराम से वीडियो सामने रख लो, ईयरफोन लगा लो, खाना बना रहे हो, आराम से देख लो। ठीक है, ये ऐसा भी कर सकते हो। बाकी यदि आपका टाइम हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप एक इसके लिए डेडिकेटेड टाइम निकाल सकते हो आराम से कभी भी। ठीक है, डेली एक एक लेक्चर देखो, आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, सॉरी ये सब्जेक्ट पूरा पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज हम जो लेक्चर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं साथियों, बिल्कुल छोटा सा सब्जेक्ट, छोटा सा टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक नहीं, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। और पढ़ेंगे हम प्रोजेक्ट चार्टर और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। ये 3 टर्म क्या हैं वो हम आज के चैप्टर में या आज के लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे। एक ही समझिएगा, मैं यहाँ पे बता दूं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दोनों अलग अलग चीजें हैं, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलग होती है और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अलग होती है। तो आज हम जो करने वाले हो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, प्रोडक्ट की नहीं मैं बात करने वाला। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करूंगा, प्रोजेक्ट चार्टर की बात करूंगा और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की बात करूंगा। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का। फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट चार्टर छोटे और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का। आपको पता होगा साथियों, कोई बच्चा होता है या फिर कोई ऐसे ह्यूमन की बात करें, पहले क्या होता है, चाइल्ड, फिर यूथ, फिर ओल्ड, फिर उसकी डेथ होती है ना। तो सेम ऐसा ही लाइफ चलता है हमारे प्रोजेक्ट का भी। ठीक है, ऐसे चलता हमारा लाइफ क्या चलता है, प्रोजेक्ट का भी चलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जब हमारा एक छोटा सा बच्चा होता है, ह्यूमन साइकिल लाइफ साइकिल क्या है, चाइल्ड है, यूथ है, ओल्ड है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरह कुछ आपका प्रोजेक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है, उसके पास भी कुछ फेजेज होते हैं। उसमें क्या देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, प्रोजेक्ट आल्सो हैज अ फेज इन इट्स लाइफ। अभी मैं बात करूंगा कौन कौन सा फेज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बात करेंगे, लेकिन मानो जो आदमी होता है और जो हमारे प्रोजेक्ट है इसमें कुछ डिफरेंट है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा, ठीक है, एक यूथ जवान कब बन जाता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको कुछ करना नहीं होता। अगर आप सोचो कि मैं इसको बच्चा ही रहने देता हूं तो क्या हो सकता है, क्या इसको आप रोक सकते हो क्या, नहीं, वो जवान उसको होना ही होना है। ठीक है, उसको तो बूढ़ा होना ही होना है। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, एक दोनों एक साथ चलने वाले हैं। बट जब बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो उसमें सभी जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जितने भी फेजेज होते हैं वो अलग अलग सेपरेट होते हैं। उनको किसी भी फेज को हम किसी एक लॉन्ग टाइम तक हम रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या किसी एक फेज के बाद दूसरे फेज जाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या मुझे लगता है हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उसको हम वहीं पे क्विट कर सकते हैं, वहीं पे हम छोड़ सकते हैं। तो ये बात होती है। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या होते हैं हमारे, प्रोजेक्ट में हमारे पास जो फेजेज है वो क्या है, डिस्क्रीट सेपरेट होते हैं। मूवमेंट फ्रॉम वन फेज टू अनदर फ्रॉम कैन बी पॉज्ड, सस्पेंड, चेंज, इवन अबंडन्ड। मतलब कि जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे एक फेज से दूसरे फेज पर जाते समय हम हर एक फेज को पॉज कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, उसको चेंज कर सकते हैं, या तो पूरी तरह से उसको त्याग सकते हैं। इतना चीज हम प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, बट अपने ह्यूमन में नहीं कर सकते। क्या हम बोल सकते हैं क्या, बच्चे बच्चे तुम रहना, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना, उसको हम 10 साल की एज पर हम उसको रोक सकते हैं क्या, कि 10 साल हो गए, अब 11वां साल आप मत बढ़ना, ठीक, 11वां साल को तुम्हें नहीं होना, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये बात की गई। थोड़ा सा मैंने कंपेयर किया, हालांकि क्या क्या मेन लाइफ साइकिल है, क्या क्या फेजेज हैं वो हम बात करने वाले हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे बात की जो हमारे पास अभी था, पॉज करना, सस्पेंड करना, चेंज करना, इवन अबंडन करना, ये कौन कंट्रोल करेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, तो लेगा कौन, मैनेजर, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो इसको कंट्रोल करेगा, इसके फीचर को, इसके कंटेंट को, और ईच फेज कितने ड्यूरेशन होना है वो कौन कंट्रोल करेगा, वो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। तो अब यहाँ बात करते हैं कौन कौन सा फेज होता है, वो आप समझिए कौन कौन सा फेज होता है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, यहाँ पे बात करूंगा, पहला फेज जो है आपका कॉन्सेप्ट फेज है। क्या फेज है आपका, कॉन्सेप्ट फेज, इसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट। फिर जब कॉन्सेप्ट मतलब जो आपका आइडिया वाला फेज होता है वो आपका कॉन्सेप्ट फेज हो गया, प्लानिंग फेज हो गया। फिर उसको हम डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद उसके डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिकेशन है उसको हम डेवलप करेंगे, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेज। उसको फिर बाद आता है हमारा एग्जीक्यूशन फेज, फिर उसके बाद आता है आपका कमीशनिंग फेज, इसको हम बोलते हैं फिनिशिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, फिनिशिंग, ये आपका कहलाता है फिनिशिंग फेज, भी यही कहलाता है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, ए बी सी डी ई एफ जी एच तो आपको याद होगा, तो वहीं से आप 4 लेटर उठा लो। कौन सा उठाना है आपको, सी डी ई एफ, ठीक है। अब कैसे याद होगा आपको, एक कॉन्सेप्ट फेज, डेवलपमेंट फेज, एग्जीक्यूशन फेज और फिनिशिंग फेज या फिर कमीशनिंग फेज, 4 फेज होते हैं। चारों फेज के आपके नाम याद हो गए, ऐसे आपको नाम याद कर लेना, बाकी डन हो गया आपका। अब चलते हैं हर एक फेज में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या पर्पज है हर पार्ट का, उससे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इसमें एंजॉय आए, थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आए। तो हम पहले बात करें किसका, कॉन्सेप्ट फेज। इसको हम और नाम से जान सकते हैं, किस नाम से, इसको बोलते हैं इनिशिएशन फेज या फिर आइडिया एंड फिजिबिलिटी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट फेज में हम इनिशिएशन, चीजों को स्टार्ट करते हैं, या फिर आइडिया फेज होता है, या फिर फिजिबिलिटी को हम चेक करते हैं। देखिए इसको फिजिबिलिटी भी फेज करते हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, जो हम करने वाले हैं वो कितना फिजिबल है, ठीक है, वो कितना वर्थ इट है वो हम चेक करते हैं, इसलिए इसको फिजिबिलिटी फेज बोलते हैं। तो कितना फेज हो सकता है, कॉन्सेप्ट फेज, इनिशिएशन फेज, या आइडिया फेज या फिर फिजिबिलिटी फेज। इतने टर्म से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बट सभी का पर्पज एक ही होगा। तो यहाँ जो पहला पर्पज है, या हमारा जो पहला फेज है, इसमें एक पर्पज ये होता है, पहला जो मेन पर्पज है, टू आइडेंटिफाई व्हाट प्रोजेक्ट इज नीडेड एंड वेदर इट इज वर्थ इट, वर्थ डूइंग। मतलब कि हम कौन सा प्रोजेक्ट, हमको कौन सा प्रोजेक्ट करना है, कौन सा आइडिया मुझे एग्जीक्यूट करना है एज ए प्रोजेक्ट, और क्या इसे करना वर्थ इट होगा कि नहीं। वर्थ इट मतलब साथियों क्या ये अमाउंट में बात की जाती है, क्या हम इस प्रोजेक्ट को हम आगे पूरा कंप्लीट करें तो क्या उससे मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ अमाउंट मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो वर्थ इट की बात की जाती है। तो यहाँ बोला गया स्टार्ट्स विद आइडिया जनरेशन, मैंने बात किया ना, यहाँ पे आइडिया स्टार्ट होता है, आइडिया जनरेशन से स्टार्ट होता है। फिर वो कहाँ पे होता है, आइडिया जनरेशन के बाद हम उसको न्यू प्रोडक्ट, सर्विस या फैसिलिटी कहा जाए। जो प्रोडक्ट, जो आइडिया है वो कोई प्रोडक्ट का हो सकता है, किसी सर्विस हो सकता है, कोई यहाँ पे फैसिलिटी का हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इसी फेज में क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये आपका आइडिया है, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था आइडिया जनरेशन में मैंने पूरा बात किया था। तो अब जब आइडिया स्टार्ट हो गया तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा या सर्विस मिलेगी, या तो आपको सॉफ्टवेयर या कुछ आपको यूटिलिटी मिलेगी। तो आपका आइडिया से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइडिएशन फेज या फिर आपका कॉन्सेप्ट फेज होगा। तो इसमें फिजिबिलिटी क्या क्या चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम चेक करेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या होता है कि क्या इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, जो हम करने वाले हैं टेक्नोलॉजी क्या कोई अवेलेबल है कि नहीं है। ये तो कोई अवेलेबल होगी तो उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, यदि नहीं अवेलेबल है तो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको हमको स्टार्ट मतलब स्क्रैच से हमको शुरू करना पड़ेगा। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इसमें क्या करेंगे, क्या जो हमारा है जो आइडिया है क्या इसको अफोर्डेबल है, क्या ये प्रॉफिटेबल है। दो चीज बात कर सकती है, एज आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या आप स्पॉन्सर हो जो भी हो, क्या मैं इस प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट बनाने तक जो इसमें कॉस्ट आई क्या मैं इसको बियर कर पाऊंगा, नहीं बियर कर पाऊंगा। अब उसके बाद जब आपकी कॉस्ट आपने बियर कर लिया, आपको उसमें प्रॉफिट चाहिए, आपने अपना कॉस्ट लिया, ठीक है, कॉस्ट लगाया प्लस आपने प्रॉफिट ऐड किया। क्या ऐड किया आपने, प्रॉफिट ऐड किया। फिर आपने उसके लिए एक एमआरपी सेट की जो आपकी सेलिंग प्राइस है, जिसको आप बोलते हो जिसको आप बोलते हो यहाँ पे इरेजर नहीं है क्या, इसमें यहां से हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो उसके बाद उसका क्या करोगे, सेलिंग प्राइस आप यहाँ पे फिक्स करोगे। क्या करोगे, सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस आप फिक्स करोगे क्या वो कस्टमर के लिए अफोर्डेबल है कि नहीं है।
ठीक है। और साथ में आपका अफोर्डेबल तो मान लीजिए है, ठीक है, हो गया, लेकिन उसकी कितनी नीड्स है, और जब ज्यादा लोग परचेज करेंगे, ज्यादा से लोग, तभी आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो दोनों चीज इसको बोलते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक करना, कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो आइडिया है, वो हमारा अफोर्डेबल है कि नहीं, या प्रॉफिटेबल है कि नहीं। उसके बाद हम इसकी मार्केट फिजिबिलिटी चेक करेंगे, क्या इसकी डिमांड है कि नहीं, ठीक है, अभी मैंने बात किया था लास्ट में, ठीक है, तो क्या उसकी डिमांड है कि नहीं जो हम आइडिया बना जा रहे हैं, तो उसको भी हम चेक करेंगे। लीगल फिजिबिलिटी बात करेंगे, इज इट कंप्लायंट विथ लॉज एंड रेगुलेशन, क्या ये जो कंप्लायंट मतलब ये होता है कि जो उसकी लॉज है, जो उसकी पॉलिसीज है, जो इसके लिए रेगुलेशन बनाए गए हैं, क्या उससे कंप्लायंस करता है, क्या उसको मीट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। लीगली आपको अप्रूवल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा आइडिया को कंप्लीट होने के बाद। तो ये आपकी 4 फिजिबिलिटी होती हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या टेक्नोलॉजी इसके लिए अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद दूसरा इकोनॉमिक, क्या अफोर्डेबल है और ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। लास्ट में आता है मार्केट फिजिबिलिटी, क्या ये डिमांड में है कि नहीं। लास्ट में हम बात करेंगे क्या ये इसका लीगल फिजिबिलिटी, क्या इसके लिए जो हमारे पास लॉज है, जो रेगुलेशन है, क्या वो उसके कंप्लायंस को पूरा करती है कि नहीं, ये चीज होता है। यदि आपके पास ये जो आपके हैं, यदि कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, तो उसमें से हम बेस्ट वाला चूज करेंगे। इसके बाद यदि सभी आपके पास यस मिलता है, यस मिलता है, यस मिलता है, उसमें यदि आपके पास कई सारे आइडियाज हैं, तो उसमें जो बेस्ट होगा वो चूज करेंगे। अब इसके बाद आपका डिसीजन पॉइंट आता है। ये क्या क्लियर करता है आपका डिसीजन पॉइंट, कि यदि हमको अब इस जो हमारा आइडिया है, इस पे आगे जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। इफ फिजिबल, मूव द नेक्स्ट फेज, तो हम अगले फेज पे जाएंगे। यदि हमको लगता है कि नहीं फिजिबल है, ये सारी चीज पॉइंट में हमारे पास यस है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, अगले पॉइंट पे जाएंगे। यदि नहीं है तो इसको तो ड्रॉप करेंगे, या तो कोई दूसरा आइडिया आइडेंटिफाई करेंगे, या तो अपने आइडिया में चेंजेस करेंगे। तो ये चीज हमारा कॉन्सेप्ट फेज से ये तय होता है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए कोई आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, कोई मान लीजिए सोलर कंपनी है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं यहाँ पे क्या बात की गई, यहाँ पे कोई कंपनी है, एक कंपनी थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ सोलर पैनल प्लांट, स्टडीज कॉस्ट, डिमांड एंड टेक्नोलॉजी बिफोर डिसाइडिंग, ठीक है। कोई सोलर कंपनी डिसाइड करती है सोलर पैनल बनाने का, प्लांट एस्टेब्लिश करने का, तो पहले स्टडी करेगी कि उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है, उसका डिमांड क्या होने वाला, उसकी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी अवेलेबल है, और क्या हो और कब, बिफोर डिसाइड, बिना इसको स्टार्ट करने से पहले, बिना इसके प्रोजेक्ट प्लान करने से पहले, बिना उसको स्टार्ट करने से पहले क्या करेगा, उसकी ये सारी स्टडी करेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे हम चलेंगे यहाँ पे, तो आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट फेज पे। सी हो गया आपका कॉन्सेप्ट फेज, डी हो जाएगा आपका डेवलपमेंट फेज। अब यहाँ पे उसकी प्लानिंग करेंगे, उसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो मेन पर्पज इसका क्या होता है, पहला चीज टू प्रिपेयर द डिटेल ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आपकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो बात की जाएगी, जो आपकी प्लानिंग है वो बात की जाएगी, जो आपकी कॉस्टिंग है वो बात की जाएगी, क्या टूल्स यूज होंगे, क्या रिसोर्स यूज होंगे, सारा कुछ इसमें प्लानिंग में बात होगी, डिजाइनिंग में बात होगी। जो प्रोडक्ट है उसकी डिजाइनिंग क्या होगी, सब कुछ इसी में बात की जाती है। किसमें, आपकी डेवलपमेंट फेज में। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है, डिफाइनिंग स्कोप, व्हाट एग्जैक्टली विल बी डिलीवर, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा ना वो क्या होने वाला है एग्जैक्टली आपको। इसका जैसे मान लीजिए आपको रोबोट बनाना है, रोबोट का शेप क्या है, ठीक, ऐसा नहीं कि आप कुछ प्रोटोटाइप बना दो, प्रोटोटाइप मतलब पूरा कंप्लीट करना है उसको। जैसे मुझे मान लीजिए क्या बनाना है, एग्जांपल ले लो, कोई अभी नया जो आया हो, कोई स्मार्टफोन बनना है, ठीक है, कोई नया मॉडल, तो कभी है ही नहीं। मान लीजिए मिशन चंद्रयान, आपको चंद्रयान 2 बनाना है, वो है ही नहीं, तो लास्ट में उसका स्कोप क्या है, वो एग्जैक्टली आपको मिलना क्या चाहिए, वो आपको यहाँ पे क्या डिलीवर होगा, वो आपको यहाँ पहले बात करनी है स्कोप में। उसके लिए कितना टाइम एंड कॉस्ट लगने वाला है, ये बात होगी। प्रिपेयर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो बड़े प्रोजेक्ट है ना, बड़े प्रोजेक्ट उसके छोटे छोटे एक्टिविटी को क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर में उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। वर्क ब्रेकडाउन मतलब कि बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे में प्रोजेक्ट में डिवाइड करना। जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, तो हम उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट को टास्क को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। अब जब सभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली टास्क में कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो बड़ा वाला प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वही बात होती है, जैसे आपको घर ही बनाना था, तो आपने इसको छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट किया, चलो पहले नींव खुदाई कर लेते हैं, फिर दीवार बनाएंगे, तो एक एक के बाद एक एक आपका जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करते गए, बाद में आपका जो घर मेन प्रोजेक्ट लास्ट आउटपुट था प्रोडक्ट वो मिलकर बन गया। तो बात होती है यहाँ पे डेवलपिंग शेड्यूल्स, ग्रैंड चार्ट्स एंड माइलस्टोन। शेड्यूल मतलब साथियों कि किस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, कितना हम टाइम एलोकेट कर सकते हैं, कितने टाइम एंड कॉस्ट में। तो दोनों बात होती है यहाँ पे कि ग्रैंड चार्ट से फिर माइलस्टोन हम क्रिएट करते हैं। फिर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, जैसे पीपुल, मनी, टेक्नोलॉजी, कौन से हमको जरूरत है, कितने पीपल की जरूरत पड़ेगी, कितनी हमको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, कितना आपके लिए मनी चाहिए, कितना आपकी टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए आपके लिए।
वो पूरा हम क्या करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट फेज में ये सारी चीजें वहां पे हम क्लियर करेंगे। तो अब यहाँ पे एक बेसलाइन प्लान के साथ ही मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा बेसलाइन प्लान क्या होता है। आगे आपके सारे टॉपिक्स हैं यहीं पे, ठीक है। बेसलाइन प्लान आप क्रिएट करोगे, फिर उसको क्या करोगे, सबमिटेड टू द हायर अथॉरिटी फॉर द अप्रूवल। जो आपकी हायर अथॉरिटी होगी, मान लीजिए कोई आपका स्पॉन्सर है, आपके पास कोई आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीईओ फाउंडर है, उनको आप भेजोगे कि अप्रूवल के लिए, ठीक है। बेसलाइन प्लान आप यहाँ से क्रिएट करके, तो दिस प्लान सर्व एज अ रोड मैप फॉर द एग्जीक्यूशन। अब देखिए डी के बाद ई आएगा ना, एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो बेसलाइन प्लान बनेगा ना, ये आपका एज अ रोड मैप तैयार करेगा कि ये चीजें मैंने पहले सोचा था, अब मुझे ये चीज इंप्लीमेंट करना है। तो ये बात होगी यहाँ पे। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, आफ्टर अप्रूविंग द सोलर प्लांट प्रोजेक्ट। अब क्या हो, जो सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है वो सबको अच्छा लगा, उसने पूरा प्रोजेक्ट आपका अप्रूव हो गया था। अब जो वहां पे है इंजीनियर्स क्या है, प्रिपेयर करेंगे डिटेल डिजाइन, जो आपको सोलर है प्लांट का उसको डिटेल डिजाइनिंग करेंगे, उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, टाइम शेड्यूल करेंगे कितना टाइम लग पाएगा, और साथ में रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को देखेंगे कौन कौन से रिसोर्स लगेंगे। तो ये आपका डेवलपमेंट फेज में ये चीज आता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये चारों जो फेजेज हैं CDEF, मतलब कि क्या है, कॉन्सेप्ट फेज, डेवलपमेंट फेज, एजुकेशन फेज, कमीशनिंग या फिर आपका फिनिशिंग फेज। ये चारों आपके एग्जाम में आते हैं, इसको हमेशा एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये आपको ऐसे याद रखने हैं, आप एग्जाम में आपको लिख के आने हैं। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्शन या फिर एजुकेशन फेज। क्या बात होती है कंस्ट्रक्शन में, इसमें क्या करना है, टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट प्लान एंड क्रिएट द एक्चुअल प्रोडक्ट सर्विस। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपका क्या था, डॉक्यूमेंटेशन आपकी, हो सकता है आप ऑफिस में बैठ के सारा काम कर रहे होते हैं जितना भी, तो दोनों फेज। अब यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो साइट है, वहां पे आप करना। मान लीजिए कोई हाईवे बनाना है, तो आप स्टार्ट करो किसमें, लैंड एक्वायरिंग से स्टार्ट करोगे, जो आपकी जमीन है वो लेने स्टार्ट करोगे ना, तभी वहां पे हाईवे बनाओगे। अब या फिर परमिशन लोगे, जो अदर डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जब रोड ले जाना है तो जो आपका लैंड एक्वायर वहां पे लोगे। यदि आप PWD है तो PWD से परमिशन लोगे, मुझे यहाँ से रोड ले जाना है। जंगल बढ़ना है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोगे। कोई आप क्या है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, कोई नहर पार कर, इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, सारे अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। यही सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है यहाँ, क्योंकि आपको प्रोडक्ट जो एक्चुअल प्रोडक्ट है यहीं पे बिल्ड होगा, यहीं पे डेवलप होगा। ये सबसे लॉन्गेस्ट है, यहाँ पे आपका टाइम लगेगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका रिसोर्स यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंक्लूड होती है, जैसे बोलिए देखिएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड मैन पावर। आपको रॉ मटेरियल का लेना है, ठीक है, आपको कितनी मशीनरी चाहिए, मैन पावर चाहिए, उसको प्रोक्योर करना, मतलब कि अभी बात नहीं कर रहा, अब हम उसको खरीदने की बात करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के लिए इंक्लूड करने की मैं बात करूंगा। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन असेंबली डेवलपमेंट वर्क, मतलब जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है, या आपकी असेंबली है या फिर आपका डेवलपमेंट वर्क है, वो स्टार्ट होगा यहाँ पे। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग टू द ट्रैक कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी। अब हम यहाँ पे इस फेज में क्या करेंगे, एक्चुअल हमारा रेगुलरली जो हमारा है या टाइम पीरियड पर हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, कंटिन्यूअस मॉनिटर करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल दो चीजों के बीच में किया जाता है। जब बात करोगे, एक आपने क्या किया था, प्लान बनाया था, ठीक, क्या बनाया था आपने, प्लान बनाया था, उसके बाद आपका एक्चुअल हो गया, एक प्लान परफॉर्मेंस है, एक आपका एक्चुअल हो गया। यदि आपका प्लान, ये जो आप एक्चुअल कर रहे हो, प्लान से कुछ नीचे आ रहा है, ठीक, जितना आपने प्लान किया तो उसको मीट नहीं कर पा रहे, समझ लो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ लेक्चर में, ठीक है। तो उसको हम कॉस्ट, टाइम और इक्वालिटी सभी को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई रिस्क या कोई चेंज आता है अनएक्सपेक्टेड में, इसे एराइज होता है, तो उसको मैनेज करेंगे, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस फेज में कोशिश क्या करना है, उसको करना ही करना है, कोशिश करने वालों नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, तो बात अलग है। अब यहाँ पे एजुकेशन फेज में यहाँ आपको उसको फिक्स करना ही करना है। गोल क्या है यहाँ पे, डिलीवर द प्रोजेक्ट विद इन द बजट ऑन टाइम एज पर द स्पेसिफिकेशन, बजट, टाइम एंड क्वालिटी, ठीक है। फिर से कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल किसी के बीच घूमता है, कॉस्ट, मैनेजमेंट, क्वालिटी, कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी। तो यहाँ पे मेन गोल होता है कि जो आपके पास बजट एलोकेट हुआ है, जो टाइम आपको दिया गया, उसके अंदर जो क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशन है, उसके साथ आपको उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना आपको यहाँ पे गोल होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका मैं सोलर प्लांट का लिया था एग्जांपल, तो इन द सोलर प्लांट प्रोजेक्ट लैंड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे लैंड को हम एक्वायर करेंगे, जो इक्विपमेंट वहां पे उसको इंस्टॉल करेंगे, इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के बाद जो वर्कर होते हैं उनको असेंबली स्टार्ट करवाएंगे। अब क्या करेंगे, वो वर्कर जो है वहां पे सिस्टम को असेंबल करेंगे, फिर जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो प्लेस लेगा, और वहां पे सुपरवाइजर के अंदर हमारा अंडर में हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो
वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इतना काम हमारा क्या होगा एजुकेशन फेज में। अब ये एजुकेशन स्टार्ट हो गया, अब एजुकेशन के बाद आपका आएगा लास्ट में फिनिशिंग फेज। अब ये एजुकेशन फेज कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब बस आपको छोटा सा टास्क बचा हुआ है। कौन सा टास्क बचा हुआ है? छोटा सा टास्क। कैसा? आपको देखो यहाँ बोला गया लैंड बचता है आपका कमीशनिंग फेज। इसमें क्या था? टेस्टिंग होगा, हैंड ओवर एंड क्लोजर। इसको मैंने बात किया। अब क्या होगा कमीशनिंग फेज, मतलब कि जिसने उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया था, मैं बात करूंगा स्पॉन्सर क्या होता है, जिसने जो हमारे स्टेक होल्डर हैं या जो इन्वेस्टर हैं जिसने उस प्रोजेक्ट के लिए बोला था, ठीक है, जो इन्वेस्टर थे या फिर जो स्पॉन्सर थे, उसको हम क्या करेंगे, उनको हैंड ओवर करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप इसके स्पेसिफिकेशन चेक कर लो, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैंने किया, आपने इसको क्वालिटी चेक कर लो, जो भी टेस्टिंग था वो कर लीजिए, अब ये आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसका फाइनल पर्पज क्या होता है? टू फाइनलाइज एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट। जो आपका क्लाइंट है उसको प्रोजेक्ट को डिलीवर करना, उसको फाइनलाइज करना। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं वो ध्यान दीजिएगा। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इंटायर सिस्टम। हर एक सिस्टम का, हर एक पार्ट्स का उसकी टेस्टिंग होगी, उसका इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, करेक्शन एंड एडजस्टमेंट मेड फॉर द डिफेक्ट। यदि कोई हमको डिफेक्ट दिखता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? करेक्शन और एडजस्टमेंट करेंगे, और साथ में फॉर्मल हैंड ओवर ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवर टू द कस्टमर क्लाइंट। अब ये फॉर्मल का मतलब क्या हुआ? अभी तक मान लो हम बोल गए भाई, हम गए भाई अब ये काम हो गया, घर बन गया, आप इसको ले लो, ठीक है, तो आपका था। ऐसा नहीं डिलीवर होगा। आप उसमें आपका एग्रीमेंट होगा कि आपने कंप्लीट कर दिया, उस पर जो आपका ओनर है वो साइन करेगा कि हाँ मैंने देखा इसमें सारी चीजें जो 2 BHK था, कितने इंच की दीवार थी, इसमें कौन सा डोर था, कौन सी चीजें लगा, वो सही चीजें लगी हैं, वो आप लगाओगे, दोनों का एग्रीमेंट होगा, आप उसमें साइन करोगे, फॉर्मली आप उसको हैंड ओवर करना, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात होती है डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनेंशियल क्लोजर। ठीक है, तो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करोगे, फिर उसको रिपोर्ट तैयार करोगे, फिर उसको भी क्या करोगे, जैसे आप फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो सकता है, कितना कॉस्ट लगा, क्या लगा, और फाइनेंशियल क्लोजर सब चीज क्लोज करोगे, फिर डॉक्यूमेंट करोगे, उसके बाद ये आता है फार्मर हैंडओवर में एक पार्ट होता है टीम डिसबैंडेड आफ्टर द कंप्लीशन। अब जो आपके पास टीम थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप उसको हटा सकते हो, उसको क्या कर दो, खत्म कर सकते हो। अब जो टीम खाली होगी उसको किसी और प्रोजेक्ट पे भेज सकते हो, आप टीम हो, या फिर आप किसी और प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करके उसमें आप लग सकते हो। तो ये मेन लास्ट काम वही होता है कि उसको फिनिशिंग करना, उसको हैंड ओवर करना। ठीक है, तो ये होगा। जैसे यहाँ पे मार्क द ऑफिशियल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप जब आपके सारे जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आप बोलते हो कि अब मेरा ये प्रोजेक्ट हमारे साथ मेरा फिनिश हो चुका है, ऑफिशियली इसको कंप्लीट करते हो, उसको फिनिश दिखाते हो। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के द्वारा पर जब मैं एग्जांपल ले रहा था, तो द सोलर प्लांट इज टेस्टेड फॉर द आउटपुट। जो आपका आउटपुट है उसके लिए सोलर प्लांट को टेस्ट किया गया, एफिशिएंसी उसकी चेक की गई, सेफ्टी स्टैंडर्ड थे वो चेक किए गए, और उसको अप्रूवल किया गया। इट इज द हैंडेड ओवर टू द इलेक्ट्रिक बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमारी थी उसको मैंने हैंड ओवर कर दिया कि इसमें जो आउटपुट है वो सही है, जो टेस्टिंग हो चुकी है, जो सभी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लिए गए हैं इसको बनाते समय। अब आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आप सप्लाई कर सकते हो। तो जो बोर्ड था हमने उसको हैंड ओवर कर दिया। ये तो साथियों आपके लिए जो फेज था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल उसकी मैंने बात किया। यहाँ थोड़ा इसका एफर्ट देख लीजिए, ग्राफ में ले आया हूँ, थोड़ा सा आपको शायद समझ में आ जाए यहाँ कितना किसमें क्या एफर्ट लगता है। तो पहला स्टार्ट होता है आपका लेवल ऑफ एफर्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके 4 फेजेज है, कॉन्सेप्ट इनिशिएशन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन और कंस्ट्रक्शन, और कमीशनिंग और हैंड ओवर। तो यहाँ पे जब स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहला आपका स्टार्ट होता है किससे? यहाँ आपका होता है इस वाले फेज से, कॉन्सेप्ट एंड इनिशिएशन। इसमें आपको थोड़ा सा कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा किसमें? डिजाइन एंड डेवलपमेंट में। डिजाइन डेवलपमेंट फेज लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप टेक्निकल डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, स्पेसिफिकेशन तैयार कर रहे हो, पूरा प्रोसेस तैयार कर रहे हो, कैसे आपका पूरा WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। फिर उसके बाद आप जब इंप्लीमेंट करोगे, स्टार्ट करोगे, सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा आपका एफर्ट आपका किसमें लगता है? एग्जीक्यूशन में लगता है, इंप्लीमेंटेशन में लगता है। फिर उसके बाद आपका किसमें लगेगा? कमीशन और हैंड ओवर। तो इसमें आपको इसमें सबसे कम टाइम, सबसे कम एफर्ट आपको ये लगेगा। ठीक है, कमीशनिंग और हैंड ओवर में। तो साथ ही देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ? कॉन्सेप्ट फेज, डिजाइन, इंप्लीमेंटिंग एंड कमीशनिंग। ठीक है, 4 फेज हो गए। इसका आप जब रेट ऑफ एफर्ट देखोगे तो ये निकलेगा। ठीक है, ये रेट ऑफ एफर्ट है, रेट ऑफ एफर्ट पड़ेगा यहाँ पे सब खत्म। जब आप प्रोजेक्ट को क्लोज करोगे तो आपका एफर्ट क्या हो गया? 0 हो गया, आप इस पे फ्री हो गए। ठीक है, अगर एक्यूमुलेटिव एफर्ट क्या होता है? कुल मिला करके जो, जैसे मान लीजिए आपका टेबल था ना 2 3, देखो ऐसे टेबल था, क्यूमुलेटिव आप निकालते थे, आपको पता होगा
जैसे मान लो एक टेबल है 4 5, तो यहाँ क्या वो 2 हो जाता था, ठीक है, यहाँ 2 5 7 हो जाता, 7 6 13, तो ये क्या था कुमुलेटिव सम था, मतलब कि जो पुराना है उसको भी ऐड किया जाता है, इसलिए कुमुलेटिव एफर्ट आपका ऐसा जाएगा, ठीक है, वो कभी आपका जीरो नहीं होगा। कुमुलेटिव एफर्ट क्या हुआ आपका ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा, ये कुमुलेटिव एफर्ट है, ये आपका रेट ऑफ एफर्ट है, मतलब कि उस फेज में आपका कितना एफर्ट लग रहा है एज पर द टाइम। तो ये आपका ग्राफ है लेवल ऑफ एफर्ट थ्रू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इसको बना सकते हो यदि आप अच्छे मार्क्स हैं, यदि आपको समझना है, यदि आपको याद है तो एग्जाम इसको बना सकते हो अच्छे मार्क्स पाने के लिए, क्योंकि साथी सबका एक ग्राफ होता है, ग्राफ के द्वारा समझा दोगे क्लाइंट एग्जामिनर खुश आपके लिए नंबर भरपूर दे देगा। ऐसे स्टूडेंट पाते हैं 70 में से आपको मिल जाते हैं 60 नंबर 55 नंबर, तो मिल सकता है, ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट आसान सा है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप चाहो तो एफर्ट करके सब्जेक्ट आप नंबर ज्यादा पा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ साथियों प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की, छोटा सा पार्ट है, 2 टॉपिक बचे हुए, छोटा सा है, मैं इसको समझाता हूँ। प्रोजेक्ट चार्टर क्या है, पहली बात, प्रोजेक्ट एक चार्टर एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्या है डॉक्यूमेंट है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और या फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। तो पहले समझ लो कौन सा डॉक्यूमेंट है। प्रोजेक्ट चार्टर इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गिव्स लाइफ टू अ प्रोजेक्ट, मतलब कि ये आपने सब कुछ तैयार कर लिया, मैंने इस पर मुहर नहीं लगाया प्रोजेक्ट चार्टर पे, तो आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसमें जीवन डालना, कोई प्रोजेक्ट है उसमें जीव डालना, कोई जान डालना जिसको बोलते हो ना, वो आपका डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट चार्टर। अगर कोई स्पॉन्सर जो है उस पर साइन कर दिया तो समझ लो उस प्रोजेक्ट को डन होना ही होना है, उसको कंप्लीट करना ही करना है। तो मेन चीज होता है उस प्रोजेक्ट चार्टर पर साइन होना, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सीनियर मैनेजमेंट एंड साइंड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सबसे पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है। तो ये कैसे तय किया जाए, सीनियर जो मैनेजमेंट होते हैं वो तैयार करते हैं और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है उसको उससे साइन की जाती है इसको, ठीक है। इट अपॉइंट द प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर यहां से स्टार्ट होगा, समझ लीजिएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। अभी तक आपका सिर्फ एडिशन फेज तक कुछ भी था, अब यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर साइन होगा जिसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है। गिव्स हिम हर थ्रू ड्यूटीज। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको ड्यूटी मिल जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी और अथॉरिटी मिल जाएगी उस प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुली रन करने के लिए। मैं बताऊंगा इट कंटेन्स ब्रीफ डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। जो आपको प्रोजेक्ट है उसके लिए ब्रीफ डिटेल मिलता है, ये मेन डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। सोचो आपके लिए अब बड़े प्रोजेक्ट थे, आप बढ़िया प्रोजेक्ट आपके पास है, कोई आइडिया है, आपसे आइडिया है, अब उसको साइन चाहिए, आप पता है कि इससे प्रॉफिट होने वाला। आप क्या करोगे, जाओगे भाई साहब ये सर जी ऑफिस के अंदर केबिन बनी है, वहां पे गए, आपको वहां पे साइन चाहिए किसकी, मेन अथॉरिटी की। अगर उसके बिना यदि आपने काम स्टार्ट कर दिया तो आपके रिस्क है, ठीक, आपको सारा कुछ है। उसके अप्रूवल से यदि आपने काम स्टार्ट कर दिया तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तो मेन साइन वो होता है, यदि आपसे साइन हो गई तो आप बड़े खुशी हुए आते हुए टीम को बताओगे प्रोजेक्ट हमारा चार्टर कंप्लीट हो गया, मुझे साइन मिल गई, अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बात होती है यहाँ पे, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, उसमें जो माइलस्टोन है, जो टाइम है, उसके जो रिसोर्स है, उसमें सारी डिटेल वहां पे क्लियर होंगी, लिखी होंगी, मेंशन होंगी। कॉपीज उसकी होंगी वो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजी जाएंगी ताकि सभी को पता चल जाए कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, इस पे प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, ताकि जितने भी डिपार्टमेंट है ताकि उनको अपना रोल पता चल जाए और उस वो प्रोजेक्ट में वो किस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं उसका भी वहां पे रोल पता होता है, उसमें लिखा होता है, तो सभी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। ये कैसे वर्क करता है देखिए यहाँ पे, इट वर्क्स लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर हु एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। ये तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, समझिएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाला है, हायर मैनेजमेंट लेवल हु अप्रूव द फंड्स इन द प्रोजेक्ट, जो फंड्स या प्रोजेक्ट जो फंड्स के लिए प्रोजेक्ट के लिए फंड्स या अप्रूवल देगा उनके बीच में, और लाइन एंड फंक्शनल मैनेजर जो प्रोवाइड द रिसोर्स एंड सपोर्ट, जो नीचे आपको रिसोर्स और सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। जब प्रोजेक्ट चार्टर आपके लिए साइन हो जाएगा तो आप सभी डिपार्टमेंट जा सकते हो। अब मुझे आपकी अथॉरिटी मिल गई कि आपको ये चीजें चाहिए, ठीक है। अब ऐसे तो बोलते रहोगे क्योंकि फॉर्मल होता है जॉब में या किसी भी चीजों में डॉक्यूमेंटेशन जरूरत पड़ती है, तब उस डॉक्यूमेंट को लेकर देख सकते हो, बोल सकते हो कि ये प्रोजेक्ट ग्रांट हो गया है, अब इसको कंप्लीट करना ही करना है, आपसे मुझे इतनी मटेरियल चाहिए, इसमें मटेरियल चाहिए, देखो इसमें लिखा हुआ है, इनसे इतना मटेरियल लेना है, इनसे इतना मशीन लेनी है, इनसे इतना पैसा लेना है, सब आपको बोल सकते हो, सभी को आप प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है सभी से वो बात कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए ये ऐसा होता है कुछ प्रोजेक्ट चार्टर, फॉर्मेट में सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसमें ये चीज लिखा रहेगा। ये सिंपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि मान लीजिए एग्जाम में ये चीज बना सकते हो। अभी मैं आपको फॉर्मेट और दिखाऊंगा, ठीक है, जो रियल में कोई सी प्रोजेक्ट का लेकर के। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, प्रोजेक्ट का नेम होगा और यहाँ पे डेट होगी, ठीक है। जिस डेट पे ये साइन किया जा रहा है वहां पे वो डेट डाली होगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखा जाएगा, उसका बिजनेस पर्पज क्या है, बिजनेस वो किस पर्पज के लिए बनाया जा रहा है,
उसका गोल क्या है, जैसे टारगेट डेट क्या है, एस्टिमेट टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट क्या लगेगा, उसका ब्रीफ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन डिसाइड किया गया, ठीक, कौन अपॉइंट किया गया है, ठीक, उसका डिजिग्नेशन क्या है, टीम मेंबर्स कौन कौन होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, जैसे मेजर इवेंट्स, माइलस्टोन, टाइमिंग, सभी चीज यहाँ पे लिखे होंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे सिग्नेचरीज होंगे जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट, मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, फाइनेंशियल एंड अकाउंट के आपके प्रेसिडेंट, आपके मैन्युफैक्चरिंग के वाइस प्रेसिडेंट, वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी के वहां पे सिग्नेचरी के नाम होंगे और साथ में नीचे आपको साइन भी होगा वहां पे, ठीक है, कि हाँ मैं ये अप्रूव करता हूँ। फंड वाला अप्रूव कर देगा, मतलब वहां से आपको फंड रिलीज हो जाएगा जो आपको चाहिए। मार्केटिंग वाला इसके लिए मार्केटिंग की जो मटेरियल है वो आपको मिलेगा। तो ये सब यहाँ पे आपको बात की जाती है क्या, किसमें, प्रोजेक्ट चार्टर में। इसमें देखिए जो आपको फॉर्मल चार्टर होता है साथ ही वो ऐसा होता है कुछ, ये देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, चीजें मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इसको जूम कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको जब नोट्स पढ़ोगे तो इसमें आप जूम करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको पहले लिखा गया प्रोजेक्ट चार्टर, पहले आपको ऐसे बड़ा में लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर, जो मैं देखता हूँ जूम हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, एक मिनट, जूम तो हो जाएगा। अब देखते हैं आपको दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा दिख रहा है नहीं दिख रहा। आप देखो यहाँ पे पहला आपका आएगा प्रोजेक्ट चार्टर लिखा होगा, प्रोजेक्ट चार्टर के बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ स्टार्ट डेट, एंड डेट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है, वो बात हो गई। फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड नीड, ठीक है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी जरूरत क्यों है वो लिखा गया, प्रोजेक्ट क्या है फिर वहां लिखा गया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के यहाँ पे माइलस्टोन क्या है, उसके साथ हो सकता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, डाटा ब्रीच, किस कारण ये जरूरत पड़ रही है इस प्रोजेक्ट की, उसमें क्या क्या डिलीवर होंगे, ठीक, यहाँ पे आपके एजम्पशंस क्या क्या है, क्या क्या लेके चल रहा है, बजट कितना एलोकेट होगा वो बात की गई यहाँ पे। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे देखिए इतना बड़ा आपका यहाँ आपके पास इतना पेज मिलेगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे और बात की जाती है, यहाँ पे माइलस्टोन कौन कौन से, देखिए एक माइलस्टोन ये है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद टेस्टिंग है। इसमें क्या है, टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन, वो माइलस्टोन किस डेट को कंप्लीट होगा और उसकी एक्चुअल डेट किस डेट को कंप्लीट हुई है। एक हुआ किस डेट पे कंप्लीट होनी है और एक लिखा हुआ एक्चुअल डेट किस डेट पे कंप्लीट हुई। उसके बाद यहाँ पे आपका टीम मेंबर, उस टीम में कौन कौन होने वाले हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, एचआर कंसल्टेंट कौन होगा, टीम मेंबर कौन होगा, सभी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में अप्रूवल जिसके चाहिए वहां पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था स्पॉन्सर का अप्रूवल हो गया, सीईओ का अप्रूवल हो गया, सीईओ का दूसरा कोई सीएफओ का था जो चीफ फंड ऑफिसर थे उनका भी अप्रूवल है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट चार्टर जो है ना पूरा डिटेल में बना होता है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे, ऐसा आपको प्रोजेक्ट चार्टर देखने को मिलेगा जहां पे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। चलिए ये चीज हो गया, आपको समझ में आया कि क्या क्या चीज यहाँ पे होने हैं। अब चलते हैं तो प्रोजेक्ट चार्टर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, ठीक है, लास्ट टॉपिक इस वीडियो का है। अच्छा फीचर्स देख लेते हैं इसको, उसके पहले यहाँ जो फीचर्स है, पहले आपके फीचर्स क्या है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है, साइन किया जाता है सीनियर अथॉरिटी से। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ से, ये इसी में बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, कौन इसको एग्जीक्यूट कराने वाला है। प्रोजेक्ट डिटेल दी गई होती है और एक एग्रीमेंट होता है और उसमें रिसोर्स कमिटमेंट होता है कि फंक्शनल मैनेजर्स मस्ट प्रोवाइड रिसोर्स व्हेन नीडेड। मतलब ये बताया जाता है, जैसे आपको बता दिया ना, इसमें लिख दिया होता है कि जैसे सीएफओ हैं, वो फंड ऑफिसर हैं, तो जब हमको जरूरत पड़ेगी जो फंड वही प्रोवाइड करवाएंगे और बाद में देखा जाएगा कौन सा फंड क्या कितना खर्च हुआ है, ठीक है, और उस फंड के लिए वहां पे एस्टिमेट के अंदर ये प्रोवाइड करवाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या प्रोजेक्ट चार्टर का, ये लीगलिटी मतलब कि लीगल मतलब कि ऑफिशियल आपको लीगल करता है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एवरीवन इज अलाइंड। ये बताता है कि सभी का जो गोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको अलाइन कर दी गई, उनको आपको बता दिया गया, समझा दिया गया है। अब सभी को अथॉरिटी दी जाती है। देखिए प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू द प्रोजेक्ट मैनेजर टू टेक डिसीजन, और प्रोजेक्ट मैनेजर इसलिए असाइन किया जाता है कि अपना डिसीजन ले पाए किसी भी काम को करवाने के लिए। सिक्योर्स कोऑपरेशन फ्रॉम द लाइन मैनेजर, जो लाइन मैनेजर है उनके लिए उनका कोऑपरेशन चाहिए होता है, ठीक है। जैसे फंड ऑफिसर, उनको जाकर हड़काओगे तो नहीं ना, उनसे आपको सपोर्ट चाहिए, उनको कोऑर्डिनेशन चाहिए। सर आपके पास मुझे फंड्स की कमी आ रही है, सर आपसे रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, सर उसकी थोड़ा सा देख रेख करिए ना, ये बात होती है। सर्व एज द रेफरेंस डॉक्यूमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट होता है। यदि आप इसको दिखा दिए तो मोहर लग गई आपको कि इस प्रोजेक्ट को करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो यही होता है आपका प्रोजेक्ट चार्टर का, ये एक आपके इंपॉर्टेंस है और ये आपका क्या है, फीचर्स है। तो ये बात आती है आपकी प्रोजेक्ट चार्टर की। आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा प्रोजेक्ट चार्टर इतने अच्छे में समझाया। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर बड़ा आसान से मैं समझाऊंगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़िए, इसको समझिएगा। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव हु ओन्स द प्रोजेक्ट एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल
ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है जो उसको ओन करता है, ठीक है, जिसको रियल में ओन करता है, ठीक है, वो बात होती है यहाँ पे। ही प्रोवाइड्स अथॉरिटी, रिसोर्स, ओवरऑल सपोर्ट टू एंश्योर द प्रोजेक्ट सक्सीड। अब बताओ, जिसकी एक साइन पर प्रोजेक्ट चार्टर पढ़ा ना, जिसकी एक साइन पर मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट, जो रिसोर्स वाला डिपार्टमेंट है, वो मटेरियल प्रोवाइड करवाने लगा, जो फंड वाला मैनेजर था उसने क्या किया, वो फंड प्रोवाइड करवाने लगा, जो अदर मार्केटिंग वाले जो थे, मार्केटिंग वाले अपने लाइन में लग गए, ठीक है, सभी टीम लग गई। जिसके एक साइन पर, जिसने सिर्फ एक साइन कर दिया प्रोजेक्ट चार्टर पर, समझो वो कितना होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो उसकी अहमियत क्या है, वो इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो जो उस पे साइन करता है। तो वही आपका क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, ठीक है, आपका नाम होता है वहां पे। तो स्पॉन्सर प्रोवाइड्स अ फॉर्मल अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड गिव्स अथॉरिटी टू द प्रोजेक्ट मैनेजर टू प्रोसीड। तो यही अथॉरिटी देता है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि अब इस प्रोजेक्ट को रन कराओ, एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट करो। यहाँ पे एक लाइन पे हम बोल सकते हो, ए प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज द सीनियर एग्जीक्यूटिव हु चैंपियंस द प्रोजेक्ट, इश्यू द चार्टर प्रपोजल, appoint the project manager, ensure the resources and support the successfully execution। तो ये बात होती है कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन सा है, वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है जो प्रोजेक्ट को ओन करता है, जो चार्टर या प्रपोजल को क्या करता है, इश्यू करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करता है, साथ में जो रिसोर्सेस हैं उनको इंश्योर करता है ताकि जो हमारा और कोई सपोर्ट्स देता है ताकि जो हमारे प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये अहमियत होती है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, कितना बड़ा रोल होता है उनको ये समझ सकते हो, जिनकी एक सिर्फ साइन लगती है, ठीक है, साइन से इतना चीजें स्टार्ट होती हैं। यदि साइन नहीं मिला है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे इतना बड़ा आइडिया हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देखिए, सपोज अ कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ न्यू मोबाइल ऐप, एक न्यू मोबाइल ऐप लॉन्च करना चाहती है, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट आईटी एक्ट एज अ मेजर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। तो आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है आईटी का, ठीक है, इंडस्ट्री से उसके आईटी सेक्टर का, वो क्या होगा, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, उसकी साइन आपको जरूरत पड़ेगी तभी आप जाकर मोबाइल ऐप लॉन्च कर पाओगे। ही साइन द प्रोजेक्ट चार्टर, जो भी आपने दिखा, एंड अपॉइंट द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इंश्योर द बजट एंड अप्रूवल्स फ्लो स्मूथली, ठीक है, ताकि आपके पास स्मूथली सारा चीज हो पाए। तो ये रोल है, ये एग्जाम्पल, ये आपका रोल्स और ये आपके होते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। तो इनकी अहमियत को समझिए, इनके लेवल को समझिए, इनके आपका जो इनका जो आपका मेन रोल है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो चीज समझ के देखिए कितना इनका बड़ा ओहदा, जिसको बोलते हैं ना अपने हमारे नॉर्मल में, कितना बड़ा ओहदा है, पद है, ठीक है, ये बात होती है। अब यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा मैं बात किया, मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं, सेम चीज मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के। तो यहाँ कहता है ऑथोराइज द प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑथोराइज द प्रोजेक्ट बाय साइनिंग द प्रोजेक्ट चार्टर इंटरनल एंड अप्रूविंग द प्रोजेक्ट प्रपोजल। यदि कोई बाहर से प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसको साइन करेंगे तो प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टार्ट हो जाएगा, और अंदर कोई तो जो प्रोजेक्ट चार्टर होता है उसको साइन करेंगे तो वो प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है। अपॉइंट द प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको मैंने बता दिया था, उन्होंने रिसोर्स को प्रोवाइड करवाएंगे, और यहाँ पे रिप्रेजेंट एज अ सीनियर मैनेजर, ठीक है, एंड इंश्योर द प्रोजेक्ट अलाइंड विद द कंपनी गोल, ये उनका काम है, ठीक है। यहाँ पे एक सीनियर मैनेजमेंट मैनेजर के हिसाब से वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर हो गए आपके, टॉप मैनेजमेंट हो गए, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके बीच में एक एज अ ब्रिज काम करता है। मान लीजिए कोई फंड मैनेजर है, उसमें फंड नहीं एलोकेट कर रहा और फंड वहां पर उतना असाइन है, विद इन द आपको जो एस्टिमेट है उसके अंदर आप काम कर रहे हो, तब भी तो आप क्या बोलोगे, इससे जाकर मिलोगे, सर ये सीएफओ जो है वो फंड आपके पास नहीं आ रहा, ठीक है, वो फंड डिपार्टमेंट नहीं आ रहा, तो सीएफओ को फटकार लगा देंगे क्योंकि फंड क्यों नहीं रिलीज कर रहे, उसके बाद मेरा टाइम डिले हो रहा। मशीनरी जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उनसे आपको मशीनरी नहीं मिल पा रही है तो आप उनको फटकार लगवा सकते हो, ठीक है। सेम चीज, क्योंकि वहां पे जो मेन एक्ट है, कौन मेन एक्ट करता है, कौन एक्ट करता है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो बोलता है सभी को कि ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये था साथियों आपका प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। तो आज हमने बात किया, ठीक है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट चार्टर और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अभी आपके पास और लेक्चर हैं और आपके पास लेक्चर आने वाले हैं। अभी तो 5वां लेक्चर था साथियों। ऐसे धीरे धीरे करके आप इस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करते रहिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे जाकर के, और यदि आप चाहे यूट्यूब पर ही है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में आप लिंक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ये सब्जेक्ट आसानी से पढ़ पाओ और जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है अब तक मैं शेयर कर पाऊँ, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।